हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू विद्या। हम कर रहे हैं EHI 05 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस। ये पार्ट 4 है। इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी, या फिर क्वेश्चन आ जाए डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो अगर इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट रहा ब्रिटिश रूल का, ये क्वेश्चन आता है। चाहे वो किसी भी प्रकार से उसका लैंग्वेज हो, आंसर वही लिखना है जो अब मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन। देखो, पहले क्या था कि जो यूरोपियन सिस्टम था व्यापारियों का, उनके अंदर इंडिया के जो नेटिव व्यापारी लोग थे, इंडिया के अपने जो व्यापारी थे, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्योंकि जो वो गुड्स और सर्विसेज होती थी उनका प्रोक्योरमेंट करते थे इंडियन लोग। मतलब अगर उनकी कोई गुड्स और सर्विस है तो उसको खरीदेंगे, या यहाँ से स्पाइसेस वगैरह खरीद के ब्रिटिश लेके जाते थे। तो पहले इस प्रकार से चलता था, क्योंकि आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले सिर्फ व्यापार करने के लिए ही आई थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल हेजेमोनी को गेन करना स्टार्ट कर लिया, मतलब खुद रूल करना स्टार्ट कर लिया, टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया, तो जो हमारे यहाँ के बायर थे, जो एक्सपोर्ट करते थे गुड्स का, हमारे यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे, उनकी जो पोजीशन थी वो काफ़ी नीचे घट गई, और वो एक तरीके से ये समझ लीजिए गुलाम बन के रह गए, नौकर बन के रह गए इंग्लिश लोगों का। अब मिडिल आता है जब 18th सेंचुरी का, तो यहाँ पर जो नेटिव बिजनेस थे हमारे यहाँ के काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे। मतलब हमारे यहाँ की इकोनॉमी इतनी अच्छी थी, ऐसे ही थोड़ी ना इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी, वर्ल्ड में नाम था, और यही तो बात थी जिसकी वजह से ये यूरोप के जितने भी लोग थे, यूरोपियन, चाहे डच हो, फ्रेंच हो, पोर्चुगीज हो या इंग्लिश हो, ये सारे ही लोग हमारे यहाँ आए थे। तो बताया जाएगा कि हमारे यहाँ के जो इंडियन व्यापारी थे काफ़ी अच्छा कर रहे थे उस टाइम में इकोनॉमी में। तो आप कुछ कम्युनिटीज़ का नाम लिख के आना, इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि जो हिंदू थे, जैन थे, और जो बोहरा कम्युनिटी के जो व्यापारी थे, गुजरात कोस्ट पे रहने वाले, काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। खत्रीज एंड लोहनास ऑफ पंजाब, सिंध, ठीक है, पंजाब और सिंध इलाके के जो खत्री और लोनास थे। मारवाड़ी बनिया जो थे राजस्थान के, मोपलास एंड सीरियन क्रिश्चियन थे, है ना। और कोची के जो ज्यू थे, ज्यूस लोग थे, जो प्रेजेंट डेज में हम अभी केरला बोलते हैं। द चेतीस एंड कोमतीस ऑफ तमिल एंड आंध्र रीजन एंड द वनिक्स ऑफ बंगाल. Some of them, example those in Gujarat or Kerala region, were prominent in overseas trade and in various degrees all of them played in the internal economy. Some important in the pre-colonial period. तो देखिए, ये जो मैंने कुछ कम्युनिटीज़ के नाम लिए, वो कम्युनिटीज़ थी जो व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रही थी और इंडियन इकोनॉमी को ऊंचाइयों तक लेके जा रही थी। अब क्योंकि गुजरात और केरला के रीजन समुद्र से लगे हुए हैं, तो यहाँ पर की कम्युनिटियाँ ओवरसीज ट्रेड कर पाती थी। ओवरसीज ट्रेड मतलब अपने से बाहर, इंडिया से बाहर जल मार्ग के थ्रू ट्रेड कर पाती थी, पानी के थ्रू, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, इसने जो इंग्लिश व्यापारी थे इनको बहुत मदद करी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें एशिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसी जगहों से। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था कि सेटअप हो रही थी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लग रही थी, और ये पहले ही बार इंग्लैंड में हुआ था ये काम, और किसी जगह पे हुआ नहीं था। और आप इतना तो खुद ही जानते हैं कि एक इंसान किसी चीज़ को बना रहा है या कोई एक फैक्ट्री बना रही है, कंपेयर करो तो इंसान इतना तेजी से नहीं बना पाएगा। और अगर मान लो किसी साड़ी को इंसान अपने हाथों से बना रहा है, तो उसको कम से कम एक ही साड़ी में 10 से 15 दिन लग जाएंगे, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, वो साड़ी काफ़ी महंगी हो जाएगी। अगर वही साड़ी मशीन से बन रही है तो वो साड़ी विद इन आवर्स बन जाएगी, कुछ ही घंटे में, कुछ ही मिनट्स में बन जाएगी, और उसकी कीमत भी कम होगी। तो इंसान क्या चाहता है? सस्ता खरीदना चाहता है। इसलिए तो आजकल लोग चाइना की चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि वो सस्ती है। तो सस्ती चीज़ों की वजह से जो इंग्लिश गुड्स है वो बिकती थी, इंडिया की ट्रांसपोर्ट की वजह से, और बहुत सारे आगे हम देखेंगे टैरिफ्स लगा दिए थे तो महंगी होती जा रही थी। इसी तरह की चीज़ें होती जा रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। इंडस्ट्री में एक बार में मास प्रोडक्शन होता है,
जबकि एक व्यक्ति अगर कुछ बना रहा है तो एक टाइम पे एक ही चीज बना पाएगा। इस सब की वजह से उनका जो कैपिटल हो रहा था, जो पैसा हो रहा था वो बढ़ता जा रहा था। और ये पैसा कमा कहाँ से रहे थे, वो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका की कंट्रीज से ही कमा रहे थे। अब वो क्या चाहते थे कि जो सारा वेल्थ है उसको इन्वेस्ट करें नई इंडस्ट्रीज लगाने में और इंडिया के साथ ट्रेड करने में। अब इनका जो मास प्रोडक्शन हो रहा था मशीन्स की वजह से, है ना, ये सबसे पहली बार बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान हुआ था और वो इंग्लैंड में हुआ था 18th सेंचुरी के लास्ट आते आते, या फिर बोल लीजिए 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। और इस सब की वजह से हमें एक बड़े अमाउंट में फिनिश्ड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट वो होते हैं जो मतलब अल्टीमेट जो रिजल्ट निकल के आता है ना, कि मान लो हम लोग नमकीन बना रहे हैं, मिक्सचर नमकीन बना रहे हैं हल्दीराम की, तो उसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें डली रहती है ना, मीठी, खट्टी, साबूदाने के कुछ कण पड़े रहते हैं और सेव पड़े रहते हैं बेसन के, तो इन सबको मिक्स कर देते हैं। तो लास्ट में जब पैकेट वैकेट पूरा 1 किलो का पैक करके जब वो बन जाती है तो उसी को फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इंडस्ट्रीज आने की वजह से हमें एक बड़ी क्वांटिटी में फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलते थे। कंपनी किस चीज में हेल्प करती थी, फाइनेंसिंग एंड एक्सपेंडिंग देयर इंडस्ट्रियल बेस, मतलब अपने ही काम को बढ़ाने में वो मतलब बढ़ाती जा रही थी, हेल्प कर रही थी अपने इंडस्ट्रियल बेसिस को बढ़ाने में। और इसी टाइम पे क्या हुआ, एक क्लास इमर्ज होती है मैन्युफैक्चरर्स की इंग्लैंड में, जो जिसको बेनिफिट मिल रहा था किससे, मैन्युफैक्चरिंग से, ना कि ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग मतलब हो गया सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, कहीं से खरीद लिया और कहीं बेच लिया। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये हो रहा है हम खुद बना रहे हैं कोई चीज। तो जो इंग्लैंड के व्यापारी थे, लोग थे, मतलब उनको कहाँ फायदा ज्यादा हो रहा था, मैन्युफैक्चर से ज्यादा फायदा हो रहा था, ना कि ट्रेडिंग से। तो वो क्या कर रहे थे, ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे कच्चे माल में, रॉ मटेरियल में, जो कि इंडिया से आ रहा था, और फिर उससे फिनिश्ड गुड बना के महंगे दामों में बेचते थे। स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही कंपनी थी इंग्लैंड से जो भारत आई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ और भी मैन्युफैक्चर खड़े हो गए इंग्लैंड के अंदर। तो 1793 से लेके 1813 में जो ब्रिटिश के दूसरे मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने एक आंदोलन से स्टार्ट कर दिया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब ये है कि एक ही कोई कंपनी है, एक ही कोई बिजनेसमैन है, वही राज चला रहा है। तो वही हो रहा था, इंग्लैंड से एक ही कंपनी थी, तो वो चाहती थी कि हमें भी मौका मिले और इनकी मोनोपोली को हम खत्म करते हैं। जैसे कहीं ना कहीं अभी जियो की मोनोपोली सी चल रही है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जियो है और थोड़ा बहुत एयरटेल ही कॉम्पीट कर पा रहा है उसके साथ, अदरवाइज आइडिया और ये सब जो बाकी हैं ये तो कहाँ चले गए हैं पता नहीं पड़ता इनका, है ना। तो इनके जो प्रयास थे बाकी मैन्युफैक्चरर्स की, उनकी वजह से कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इंडियन ट्रेड में खत्म होती हमें दिखती है। की वजह से क्या हुआ कि इंडिया धीरे धीरे करके एक इकोनॉमिक कॉलोनी बन गई, मतलब पहले तो कॉलोनी थी, अब इकोनॉमिक कॉलोनी बन गई। अब बहुत सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स कच्चे रॉ मटेरियल की तलाश में इंडिया आते थे, सस्ते दामों पे खरीदते थे और महंगा फिनिश गुड बना के वहाँ बेचते थे। इस तरह की चीज़ें होने लगी। आगे बताऊंगी और किस प्रकार से इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, ये तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। इंडस्ट्री और ट्रेड की बात करें तो इंडिया का जो अपना हैंडलूम था इसका काफ़ी बड़ा मार्केट था यूरोप में, और इंडिया की टेक्सटाइल्स जैसे कि कॉटन, लिनेन, सिल्क, वुलन गुड्स, इन सब का एशिया हो या अफ्रीका हो, बहुत सारी अलग दूसरी कंट्रीज में ना बहुत बड़ा मार्केट था, मतलब बहुत डिमांड थी, क्योंकि इतना फाइन कॉटन, इतने अच्छे कपड़े, मटेरियल इतना अच्छा रहता था कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड के अंदर, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इसको अपना एक रास्ता मिल गया, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या क्या हो गया। अब पहले क्या होता था कि मतलब कि इंडिया से लोग चीज़ें खरीदते थे, हैंडलूम हमारा जो मार्केट था काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ये चीज़ उल्टी पड़ गई, अब इंग्लैंड से लोग खरीदने लग गए। पहले इंग्लैंड के लोग इंडिया से खरीदते थे, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद क्या हो गया कि इंडिया के लोग इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में बने हुए, इंडस्ट्रीज में बने हुए कपड़ों को खरीद रहे हैं, ठीक है। सबकी वजह से क्या हुआ कि हम ज़्यादा इम्पोर्ट करने लग गए हैं
मैकेनिकल लूम्स मतलब मशीन से बने हुए कपड़ों को इंग्लैंड के, तो जो हमारे नेटिव लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले बंदे हैं जो अपने हाथ से साड़ी कपड़े बना रहे हैं, उनके लिए खतरा हो गया। अब एक रीजन ये भी तो था, मशीन का कपड़ा बन रहा है तो वो सस्ता था, हाथ से बन रहा है महंगा था, तो उनकी तो रोजी रोटी अब छिनने लगी थी, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे देखो हमारी इकोनॉमी को ऐसे इन्होंने तोड़ा है। देखो ब्रिटिश बिल्कुल सक्सीड कर गए थे किसमें, अपने सामान को सस्ते दामों में बेचने में, और जो फॉरेन गुड्स थी, जो इंडिया में फॉरेन गुड्स आती थी उसकी फ्री एंट्री होती थी, उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगती थी, कोई चार्ज नहीं लगता था। जैसे इंग्लैंड से इंडिया में कपड़े आ रहे हैं मान लो, तो उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब टैक्स नहीं लगेगा तो वो कपड़े जैसे सस्ते थे वैसे सस्ते ही लगेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते थे, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स होते थे जो इंग्लैंड जाते थे उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स। तो उस बहुत ज़्यादा टैक्स की वजह से जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं वो खरीद नहीं पाते थे इंडिया के कपड़ों को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाते थे। एक तो वैसे ही बाहर से आ रहे, ऊपर से टैक्स भी लगा दिया तुमने इतना हैवी। अब इसी सब का देखते देखते कुछ ही सालों में इंडिया जो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, मतलब अपने यहाँ से कपड़े भेजा करता था, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, एक्सपोर्टर ऑफ सिर्फ कॉटन का हो गया। अपने यहाँ से कॉटन भेजता था और वो ही कॉटन कहाँ जाता था, इंग्लैंड की कंपनी में जाता था, इंडस्ट्री में जाता था, और वहां से कपड़े के रूप में एक फिनिश्ड गुड के रूप में हमारे यहीं आ जाता था। मतलब हमारा कच्चा माल इंडस्ट्री में बस बनने के लिए आ रहा है ब्रिटेन में, और फिर आके भी कहाँ बिक कहाँ रहा है, कौन कहाँ के लोग खरीद रहे हैं, इंडिया के लोग ही खरीद रहे हैं, और प्लस बहुत महंगे दामों में खरीद लेते थे। और अगर यही चीज हमारे यहाँ होती तो उनको सस्ता भी पड़ता। तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब ये जो रिवर्सेबल हो रहा था, इसकी वजह से ये जो चेंजेस आ रहे थे, उल्टा पड़ गया था जो मामला। जो हमारी इंडियन हैंडलूम और वीविंग इंडस्ट्री थी ना, ये कोलैप्स हो गई, मतलब मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल बर्बाद हो गई। इसकी वजह से एक अनएम्प्लॉयमेंट आ गया वीवर्स जो जुलाहे होते हैं उनकी कम्युनिटी में। क्यों? क्योंकि भाई ये तो हाथ से बनाते हैं, अब इनका कपड़ा महंगा है, कोई खरीद रहा नहीं है, बाहर से सामान आ रहा है, सस्ता पड़ रहा है, तो सब लोग उसी को खरीद रहे हैं, तो इनकी रोजी रोटी तो चलेगी। जब इनसे कोई खरीदेगा नहीं तो ये फिर बनाएंगे कैसे, किसके लिए बनाएंगे? तो ज्यादातर इनमें से बहुत लोग माइग्रेट कर गए रूरल एरियाज में, सो दैट ये अपने एग्रीकल्चर कोई काम कर सकें, दूसरों की जमीन में एज अ लेबर काम कर सकें। तो इस सब की वजह से क्या हुआ कि एक प्रेशर पड़ गया रूरल इकोनॉमी पे और लाइवलीहुड पे, क्योंकि जमीन तो उतनी ही थी ना। लेकिन अब जो लोग हैंडलूम का काम कर रहे थे वो अपना काम छोड़ के वो भी एग्रीकल्चर में आ गए हिस्सा लेने के लिए, तो प्रेशर पड़ गया एग्रीकल्चर काम के ऊपर, इकोनॉमी में प्रेशर पड़ गया। और ये सारी जो प्रोसेस थी इसने एक अनइवन कंपटीशन बना दिया इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। सबको आगे जाके जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला था कि तुम लोगों ने अपने यहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, लेकिन हमारी सोने की चिड़िया को तुमने बर्बाद करके छोड़ दिया। हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज मतलब जो भी था चल रहा था, वीवर्स थे, पॉटर्स थे, इतने अच्छे हमारे आर्टिसंस थे, कारीगर थे, उनको तुमने बेरोजगार कर दिया। हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ के हैंडलूम जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे उनको तुमने खराब कर दिया। ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो टर्म है इसको जरूर लेके आइएगा। देखो जो असली उद्देश्य था ब्रिटिश लोगों का वो ये था कि हमें कंज्यूमर बना दे। पहले क्या थे, हम प्रोड्यूसर थे, हम चीजों को बनाते थे और दूसरे देशों में बेचते थे, है ना, तो पैसा हमारे पास आता था। अब इन लोगों का क्या उद्देश्य बन गया कि जो प्रोड्यूसर थे हम, हमें कंज्यूमर बना दिया कि हम पैसा दे रहे हैं और इनसे सामान खरीद रहे हैं। और असल में ये चीजों को बना कैसे रहे हैं, रॉ मटेरियल तो हमसे ही लेके जा रहे हैं, हमारे ही रॉ मटेरियल को अपनी इंडस्ट्रीज में यूज करके फिनिश्ड गुड बना के हम ही को बेच रहे हैं। मतलब रॉ मटेरियल भी हम ही से खरीद रहे हैं और मार्केट भी इनके लिए हम ही है। तो इन्होंने इस तरीके से हमें बर्बाद किया। हमारी धीरे धीरे देखते देखते टेक्सटाइल, मेटल वर्क, ग्लास वर्क, पेपर इंडस्ट्री सब पे से काम हट गया। अब उनके पास काम ही नहीं रहा तो फिर वो काम करेंगी क्या, क्योंकि पैसा तो आएगा नहीं। तो धीरे धीरे ये सब कोलैप्स हो गया। 1813 आते आते जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे, चाहे फिर वो डोमेस्टिक यानी जो घरेलू इंडिया के अंदर उनका काम चलता था, या फिर जो फॉरेन मार्केट में दूसरे विदेश
विदेश में उनका जो काम चलता था कारोबार, वो सब ठप पड़ गया, कोई खरीद ही नहीं रहा था, क्योंकि उससे चीप मटेरियल अब इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया मार्केट में अवेलेबल था, तो हर व्यक्ति सस्ता ही खरीदना चाहता है। इंडियन गुड्स कुड नॉट कॉम्पीट विद द ब्रिटिश फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स वेयर मशीन्स वर यूज्ड। अब जो हमारी भारतीय गुड्स थी, सामान थे, वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश के मशीनों से बने हुए सामान के आगे। These markets were now captured and monopolized by British by means of war and colonization. आपसे बात करी थी मोनोपोली की। मोनोपोली क्या होता है? तो इन्होंने मोनोपोली कर ली और वार लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी और हमको अपने कब्जे में ले लिया और हमारे इकोनॉमी को भी बर्बाद कर लिया। हम एक एक्सपोर्टर हुआ करते थे और फिर बन गए इम्पोर्टर। ठीक है, एक्सपोर्टर कौन होता है? जो अपने इंडिया से दूसरी कंट्रीज में सामान भेजता है, और इम्पोर्टर वो होता है जो दूसरी कंट्री से सामान इंडिया में लेता है। ठीक है, they extracted money from Indian rulers, merchants, zamindar and even the common people. Added to this drain were the profit made through trade and also the salaries of the official. It was evident that their economic policies were meant to serve the interest of East India Company and later the British Empire. पैसा किससे लेते थे? टैक्स के नाम पे जो शासक हैं, जो भी जमींदार हैं, कॉमन पीपल हैं, इतना टैक्स लेते थे, मतलब पूरी तरीके से हमसे जितना भी पैसा है हमारा वो टैक्स के रूप में ले लेते थे, बहुत हाई टैक्स लगाते थे और फिर उसी को ये क्या करते थे, एज अ सैलरी अपने ऑफिसर्स को देते थे। ठीक है, ये एकदम क्लियर हो चुका है इतना सब कुछ पढ़ने के बाद और इतना सब कुछ जानने के बाद कि इनकी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, बस कहने की थी, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट की पूर्ति कर रहे थे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर थी ब्रिटिश एम्पायर क्वीन के पास पहुंच गई, क्वीन क्राउन के पास पहुंच गई, वहां से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके ब्रिटिश एम्पायर तक इन्होंने सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा किया, अपनी ज़रूरतों को पूरा किया है और हमें बर्बाद किया है। 2 वर्ड लिख के आ जाना। एक तो लिख के आना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि हमारी जो भी हैंडलूम था उसको ख़त्म करके और अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना, हमसे ही रॉ मटेरियल ले जाके खुद वहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर करके उस फिनिश्ड आइटम को हम ही को बेच देना। इसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक टॉपिक डाल के लिख के आना। दूसरा लिखना ड्रेन थ्योरी। ड्रेन मतलब बिल्कुल चूस लिया पैसा हमसे, समझ, चूस लेना, थोड़ा भी नहीं छोड़ा, हमारे पूरे कारोबार ठप कर दिए, हमसे पैसे इतने ज़्यादा लिए। आपने कभी ना कभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत और भी आपने हिस्ट्री के EHI 03 ये सब लिया होगा, पढ़ा होगा, तो मतलब हिस्ट्री की नॉलेज थोड़ी बहुत भी रखते हो तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि इन्होंने कितने हैवी टैक्स लगाए हैं, ड्रेन थ्योरी। तो इन 2 वर्ड्स को अगर आप लिख के आएंगे तो सामने वाला जो चेक कर रहा है कॉपी, वो ये सोचेगा आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जैसे वर्ड्स को भी लिख के आए तो इनसे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको नॉलेज है काफ़ी अच्छी। ठीक है।